हाय एवरीवन। सभी छात्रों को स्टडी आईएएस विथ आर के यादव में स्वागत है। जैसे कि मैं आज यूपीएससी आईएएस मेंस 2016 जीएस पेपर 4 से क्वेश्चन ले रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। चलिए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को हल करना सीख गए तो हम ये दावा कर सकते हैं कि हम बेहतर तरीके से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। हमको कहीं से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। चलिए अब हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। ये हमारी प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों की श्रृंखला है। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को तैयार कर लिया तो ये आपको आगामी मेंस लिखने में बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। मैं 2013 से लेकर अब तक जितने भी यूपीएससी आईएएस मेंस हुए हैं सबका मैं आंसर राइटिंग करा रहा हूं। अब हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 का ए, स्पष्ट कीजिए कि आचार नीति समाज और मानव का किस प्रकार भला करती है। अब हम सबसे पहले भूमिका पर चलेंगे। आचार नीति इथिक्स नैतिक सिद्धांतों एवं मूल्यों का वह समूह है जो व्यक्ति के सही गलत आचरण का मार्गदर्शन करता है। यह केवल व्यक्तिगत चरित्र निर्माण ही नहीं बल्कि समाज समरसता और सुशासन की भी आधारशिला है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। मानव के लिए लाभ, क्या क्या मानव के लिए लाभ हो सकते हैं। पहला है सत्यनिष्ठा, ईमानदारी एवं आत्मानुशासन का विकास। दूसरा पॉइंट है निर्णय क्षमता एवं नैतिक विवेक को सुदृढ़ बनाती है। फिर अगला पॉइंट है आत्मसम्मान, विश्वास एवं मानसिक शांति में वृद्धि करना। फिर अगला पॉइंट है उत्तरदायी एवं संवेदनशील नागरिक का निर्माण करना। अब हम समाज के लिए लाभ, क्या क्या लाभ हो सकते हैं। पहला है सामाजिक विश्वास, सहयोग एवं सद्भाव को बढ़ावा देना। फिर भ्रष्टाचार, हिंसा एवं अन्याय में कमी। अगला पॉइंट है कानून के पालन तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करती है। अगला पॉइंट है समावेशी, न्यायपूर्ण एवं सतत विकास को प्रोत्साहित करती है। अब हम उदाहरण देखेंगे। महात्मा गांधी का सत्य एवं अहिंसा का सिद्धांत यह दर्शाता है कि नैतिक आचरण व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण का आधार बन सकता है। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं, क्योंकि हमें पॉइंट टू पॉइंट हम उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न के अकॉर्डिंग हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। आचार नीति व्यक्ति के चरित्र और समाज की संस्थाओं दोनों को सुदृढ़ बनाती है। अतः नैतिक मूल्यों पर आधारित आचरण ही सुशासन, सामाजिक न्याय तथा मानव कल्याण का सबसे प्रभावी माध्यम है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्या कारण है कि निष्पक्षता और अपक्षपातीयता को लोक सेवाओं में विशेषकर वर्तमान सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में आधारभूत मूल्य समझना चाहिए। अपने उत्तर को उदाहरणों के साथ सुस्पष्ट कीजिए। अब हम सबसे पहले भूमिका पर चलते हैं। भूमिका है निष्पक्षता, ऑब्जेक्टिविटी एवं अपक्षपातीयता, इम्पार्टियलिटी लोक सेवा के मूल्य नैतिक मूल्य है। ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रशासन कानून, संविधान तथा सार्वजनिक हित के आधार पर कार्य करे, न कि जाति, धर्म, राजनीति या व्यक्तिगत संबंधों के प्रभाव में। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। वर्तमान सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में इनका महत्व निम्न कारणों से बढ़ जाता है। पहला है संवैधानिक मूल्यों की रक्षा, अनुच्छेद 14 के अनुरूप सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना। अगला पॉइंट है राजनीतिक दबाव से स्वतंत्र निर्णय, नीति क्रियान्वयन में
निष्पक्षता बनाए रखना। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं, जन विश्वास में वृद्धि। निष्पक्ष प्रशासन से शासन की विश्वसनीयता बढ़ती है। अगला पॉइंट है सामाजिक सद्भाव। सांप्रदायिक या जाति तनाव की स्थिति में समान एवं न्यायपूर्ण कार्रवाई करना। उदाहरण के रूप में चुनाव आयोग द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार प्रशासन द्वारा बिना भेदभाव राहत एवं पुनर्वास कार्य करना। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। निष्पक्षता और अपक्षपातीयता सुशासन विधि के शासन तथा लोकतंत्र की आधारशिला है। एक आदर्श लोक सेवक को संविधान, नैतिकता और जनहित को सर्वोच्च रखते हुए इन मूल्यों का पालन करना चाहिए, जिससे उत्तरदायी, पारदर्शी एवं विश्वासपूर्ण प्रशासन स्थापित हो सके। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है शासन, सुशासन और नैतिक शासन शब्दों से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर 3 शब्द पूछे गए हैं, शासन, सुशासन और नैतिक शासन। पहले हम भूमिका पर चलते हैं। शासन, शासन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राज्य संस्थाएं नीतियां बनाकर उनका क्रियान्वयन करती हैं। समय के साथ केवल शासन पर्याप्त नहीं माना जाता है, इसके स्थान पर सुशासन तथा नैतिक शासन की अवधारणाएं विकसित हुई, जो जन कल्याण एवं नैतिक मूल्यों पर बल देती हैं। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। शासन पहले देखेंगे। राज्य प्रशासन एवं अन्य हितधारकों द्वारा संसाधनों का प्रबंधन तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया। एवं सुशासन, गुड गवर्नेंस, ऐसा शासन जो पारदर्शिता, जवाबदेही, सहभागिता, विधि का शासन, दक्षता, समावेशिता एवं उत्तरदायित्व पर आधारित हो। अब थोड़ा उदाहरण देंगे। डिजिटल इंडिया आरटीआई अधिनियम। अब हम अगला देखेंगे पॉइंट, नैतिक शासन, इथिकल गवर्नेंस, ऐसा शासन जिसमें ईमानदारी, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा, करुणा, लोकहित एवं नैतिक उत्तरदायित्व सर्वोपरि हो। उदाहरण के रूप में ई नीलामी द्वारा पारदर्शिता, संसाधन आवंटन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। निष्कर्ष देखेंगे। अतः शासन व्यवस्था प्रदान करता है कि सुशासन उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। अतः शासन व्यवस्था को प्रदान करता है, सुशासन उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करता है और नैतिक शासन उसे मूल्यों एवं लोकहित से जोड़ता है। तीनों का समन्वय ही संविधान के कल्याणकारी राज्य तथा सबका साथ, सबका विकास की भावना को साकार करता है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की 7 पापों की संकल्पना की विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। भूमिका है, महात्मा गांधी ने 1925 में यंग इंडिया में 7 सामाजिक पाप, 7 सोशल सिंस का उल्लेख किया। उनका उद्देश्य समाज को नैतिक पतन से बचाकर सत्य, अहिंसा एवं उत्तरदायित्व पर आधारित व्यवस्था स्थापित करना था। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। गांधी जी के अनुसार 7 सामाजिक पाप क्या क्या हैं। पहला है सिद्धांत विहीन राजनीति, नैतिक मूल्यों से रहित सत्ता प्राप्ति। दूसरा पॉइंट है परिश्रम विहीन धन, अनुचित साधनों से संपत्ति अर्जित करना। तीसरा है विवेकहीन सुख, दूसरों के हितों की उपेक्षा कर भोग विलास। चौथा है चरित्र विहीन ज्ञान, नैतिकता के बिना शिक्षा का दुरुपयोग। फिर 5वां है नैतिकता विहीन व्यापार, केवल लाभ हेतु शोषणकारी व्यापार करना। फिर अगला है मानव विहीन विज्ञान, मानव कल्याण के बजाय विनाशकारी उपयोग। फिर अगला है
त्याग विहीन उपासना, आचरण और सेवा के बिना धार्मिकता। ये महात्मा गांधी के 7 पापों के उद्देश्य थे। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। निष्कर्ष है, गांधी जी की 7 पापों की संकल्पना आज भी सुशासन, नैतिक शासन, कारपोरेट उत्तरदायित्व तथा सतत विकास के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। यह व्यक्ति एवं समाज दोनों को कर्तव्य, नैतिकता और लोक कल्याण पर आधारित जीवन अपनाने की प्रेरणा देती है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में सामाजिक न्याय की जॉन रॉल्स की संकल्पना का विश्लेषण कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका पर चलते हैं। जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक आ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में सामाजिक न्याय को न्याय के रूप में निष्पक्षता, जस्टिस एज फेयरनेस बताया। उनका उद्देश्य ऐसी व्यवस्था स्थापित करना था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर एवं न्यायपूर्ण जीवन मिले। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। रॉल्स की सामाजिक न्याय की संकल्पना भारत के संवैधानिक आदर्शों से काफी मेल खाती है। पहला है, समान मूलभूत स्वतंत्रताएं। संविधान के अनुच्छेद 14 से 21 सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करते हैं। फिर अगला पॉइंट है, समान अवसर का सिद्धांत। शिक्षा, रोजगार तथा सार्वजनिक सेवाओं में समान अवसर, अनुच्छेद 16। फिर हम अगले पॉइंट पर चलते हैं, अंतर सिद्धांत। समाज के सबसे वंचित वर्गों के हितों में आरक्षण, सकारात्मक भेदभाव एवं कल्याणकारी योजनाएं जैसी ईडब्ल्यूएस आरक्षण, एससी एसटी ओबीसी आरक्षण आदि को हम देखते हैं। अगला पॉइंट है, कल्याणकारी राज्य। नीति निर्देशक तत्व, मनरेगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आदि कमजोर वर्गों के उत्थान का प्रयास करते हैं। अब हम आलोचना देखें, कुछ आलोचनाएं भी हैं। भारतीय समाज में जाति, लैंगिक असमानता एवं क्षेत्रीय विषमताएं रॉल्स के आदर्शों के पूर्ण क्रियान्वयन में चुनौती बनी हुई हैं। अब निष्कर्ष पर चलते हैं। निष्कर्ष है, रॉल्स की सामाजिक न्याय की संकल्पना भारतीय संविधान के समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के मूल्यों को सुदृढ़ करती है। समावेशी विकास एवं प्रभावी नीति कार्यान्वयन से ही भारत वास्तविक सामाजिक न्याय की दिशा में आगे बढ़ सकता है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन द्वारा अनुशंसित लोक सेवा संहिता पब्लिक सर्विस कोड की विवेचना कीजिए। हम सबसे पहले भूमिका लिखेंगे। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग एआरसी ने अपनी चौथी रिपोर्ट इथिक्स इन गवर्नेंस 2007 में लोक सेवाओं में नैतिकता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुदृढ़ करने हेतु लोक सेवा संहिता पब्लिक सर्विस कोड की अनुशंसा की। इसका उद्देश्य लोक सेवकों के आचरण को नागरिक केंद्रित एवं मूल्य आधारित बनाना है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। लोक सेवा संहिता के प्रमुख तत्व देखें, क्या क्या प्रमुख तत्व हैं। संविधान एवं विधि के शासन के प्रति निष्ठा, लोकहित सर्वोपर रखते हुए निष्पक्ष एवं अपक्षपातपूर्ण निर्णय, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा एवं पारदर्शिता का पालन करना। फिर अगला पॉइंट है, उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना, करुणा, सहानुभूति एवं नागरिकों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार। फिर अगला पॉइंट है, सार्वजनिक संसाधनों का दक्ष एवं मितव्ययी उपयोग करना, हितों के टकराव से बचना तथा नैतिक नेतृत्व प्रदर्शित करना। यह संहिता लोक सेवकों के लिए
केवल नियमों का संग्रह नहीं बल्कि मूल्य आधारित आचरण का मार्गदर्शक है, जिससे सुशासन, जन विश्वास तथा सेवा प्रदाय की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। निष्कर्ष है, लोक सेवा संहिता प्रशासन में नैतिक शासन, इथिकल गवर्नेंस की आधारशिला है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन, नियमित नैतिक प्रशिक्षण तथा सुदृढ़ जवाबदेही तंत्र के माध्यम से पारदर्शी, उत्तरदायी एवं नागरिक केंद्रित प्रशासन की स्थापना की जा सकती है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार, सरकारी राजकोष का दुरुपयोग, प्रशासनिक अदक्षता एवं राष्ट्रीय विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। कौटिल्य के विचारों की विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में भ्रष्टाचार को राज्य की स्थिरता, आर्थिक समृद्धि एवं सुशासन के लिए गंभीर खतरा माना। उन्होंने राजकोष की सुरक्षा, प्रशासनिक उत्तरदायित्व तथा कठोर दंड व्यवस्था पर विशेष बल दिया। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। कौटिल्य के अनुसार भ्रष्टाचार से राजकोष का दुरुपयोग होता है, जिससे लोक कल्याणकारी योजनाओं हेतु संसाधनों की कमी उत्पन्न होती है। दूसरा पॉइंट है, उन्होंने कहा कि जैसे पानी में रहने वाली मछली के पानी पीने का पता लगाना कठिन है, वैसे ही अधिकारियों द्वारा धन का गबन पकड़ना कठिन है। अतः निरंतर निरीक्षण एवं लेखा परीक्षण आवश्यक है। अगला पॉइंट है, भ्रष्टाचार से प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता एवं जन विश्वास कमजोर होता है। इससे निवेश, विकास, परियोजनाएं एवं सामाजिक न्याय प्रभावित होते हैं, जो राष्ट्रीय विकास में बाधक बनते हैं। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने गुप्तचर व्यवस्था, योग्यता आधारित नियुक्ति, उत्तरदायित्व तथा कठोर दंड को भ्रष्टाचार निवारण के प्रभावी उपाय बताया है। अब निष्कर्ष पर चलते हैं। कौटिल्य के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। पारदर्शिता, जवाबदेही, ई गवर्नेंस, सतर्कता तंत्र तथा नैतिक प्रशासन के माध्यम से ही भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर सुशासन एवं समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। सामाजिक प्रभाव और समझना और समझाना बुझाना स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए किस प्रकार योगदान कर सकते हैं। हम सबसे पहले भूमिका लिखेंगे। स्वच्छ भारत अभियान केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि जन व्यवहार परिवर्तन, बिहेवियर चेंज पर आधारित जन आंदोलन है। इसकी सफलता में सामाजिक प्रभाव, सोशल इन्फ्लुएंस तथा समझाना बुझाना, परसुएशन, समझाना बुझाना परसुएशन की महत्वपूर्ण भूमिका है। हम मुख्य भाग पर चलते हैं। सामाजिक प्रभाव, परिवार, ग्राम प्रधान, शिक्षक, धार्मिक नेता, सेलिब्रिटी एवं स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों के सकारात्मक व्यवहार से स्वच्छता के प्रति सामाजिक मानदंड विकसित होते हैं। दूसरा पॉइंट है समझाना बुझाना, जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, सोशल मीडिया, विद्यालय शिक्षा एवं आईईसी इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन गतिविधियों द्वारा लोगों को स्वच्छता के स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं आर्थिक लाभ समझाए जा सकते हैं। अब अगला पॉइंट देखेंगे, सामुदायिक भागीदारी, श्रमदान, स्वच्छता प्रतियोगिताएं एवं सामूहिक शपथ से नागरिकों में स्वामित्व की भावना विकसित होती है। अगला पॉइंट है नज एवं सकारात्मक प्रोत्साहन,
खुले में शौच से मुक्ति, कचरा पृथक्करण तथा स्वच्छ ग्राम वार्ड को पुरस्कार देकर अनुकरणीय उदाहरण स्थापित किए जा सकते हैं। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। स्वच्छ भारत अभियान की अस्थायी सफलता केवल अवसंरचना निर्माण से नहीं बल्कि सामाजिक प्रभाव एवं प्रभावी समझाइश द्वारा व्यवहार परिवर्तन से संभव है। यही जन भागीदारी से जन आंदोलन की भावना को साकार कर स्वच्छ, स्वस्थ और सतत भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। थोड़ा यहाँ टाइपिंग नहीं हुआ है। लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 1 से 4 तक खंड में 2 ए और बी करके पूछा गया था। अब प्रश्न 5 से सिंगल है, केवल प्रश्न ये है, विधि एवं आचार नीति मानव आचरण को नियंत्रित करने वाले 2 उपकरण माने जाते हैं ताकि आचरण को सभ्य सामाजिक अस्तित्व के लिए सहायक बनाया जा सके। पहला पॉइंट है, इसके अनुसार हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। चर्चा कीजिए कि वह इस उद्देश्य को किस प्रकार पूर्ति करते हैं। दूसरा पॉइंट है, उदाहरण देते हुए यह बताइए कि ये दोनों अपने उपागमों में किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हैं। हम सबसे पहले भूमिका लिखेंगे। विधि ला और आचार नीति इथिक्स दोनों मानव व्यवहार को नियंत्रित करने के महत्वपूर्ण साधन है। जहां विधि बाह्य नियंत्रण स्थापित करती है, वहीं आचार नीति व्यक्ति के अंतःकरण एवं नैतिक मूल्यों का मार्गदर्शन करती है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। उद्देश्य की पूर्ति पहले देखें। विधि अधिकारों की रक्षा, न्याय एवं सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करती है। आचार नीति सत्यनिष्ठा, करुणा, ईमानदारी और उत्तरदायित्व जैसे मूल्यों का विकास करती है। दोनों मिलकर अनुशासित, न्यायपूर्ण एवं समरस समाज का निर्माण करते हैं। अब हम पॉइंट बी के अनुसार उत्तर को देखेंगे। उपागमों में अंतर। विधि राज्य द्वारा निर्मित उल्लंघन पर दंड का प्रावधान करता है। उदाहरण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। आचार नीति आत्मनियंत्रण एवं विवेक पर आधारित उल्लंघन पर सामाजिक नैतिक निंदा। उदाहरण खोया हुआ बटुआ लौटाना कानूनी बाध्यता नहीं पर नैतिक कर्तव्य है। अब हम विधि न्यूनतम मानक निर्धारित करती है, जबकि आचार नीति आदर्श आचरण का मार्ग दिखाती है। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। निष्कर्ष है, विधि और आचार नीति परस्पर पूरक हैं। सुशासन एवं उत्तरदायी नागरिक समाज के निर्माण हेतु विधिक अनुपालन के साथ नैतिक चेतना का विकास भी समान रूप से आवश्यक है। स्टडी आईएएस में धन्यवाद, थैंक यू बच्चों। ये आप सभी प्रश्नों का आंसर आप सावधानी पूर्वक पढ़ने का, उसके बाद आंसर राइटिंग करने का, ये आपको आगामी यूपीएससी मेंस लिखने में बहुत ही मदद करेगा। धन्यवाद।